Welcome back to everyone, guys. Proxyman is back again with a new video. So before going to the video, please support and subscribe this creative learning channel तक्षशिला दी Proxyman और मैं हूं आपका आर्या। तो गाइस, आज का वीडियो का इंट्रोडक्शन एंड क्लीन कवर एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑल टर्म्स है जो हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आपको पूरा जानकारी इस वीडियो में है। क्रिएटिव विजुअल डायग्राम्स के साथ किया हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना और स्किप मत करना कि कोई भी पार्ट यानी कि टर्म्स मिस हो जाए। तो दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में मैं ऐसे चीज बताने जा रहा हूँ जिसको सुन के आपका माइंड ब्लो हो जाएगा, जो है कि इतने मिलियन ऑफ स्पीशीज यानी कि एनिमल्स है जो आज हम देख सकते हैं, तो ये कैसे सर्वाइव हुए इसका भी एक कारण है हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो कैसे, आगे देखेंगे वीडियो में। और आप सभी को मालूम है कि धरती भी एवोल्यूशन में गया था, तो उसका एक स्टेज आया था, वो उसका स्टेज है आइस एज। आइस एज के स्टेज में तो कोई भी स्पीशीज ऑफ एनिमल सर्वाइव नहीं हो सके, तो उसके बाद हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण से धरती ऐसी बनी। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण से धरती ऐसे कैसे बनी ये भी हम जानेंगे इसी वीडियो में, तो अंत तक देखना मत भूलना। तो दोस्तों, लाइट का एक प्रॉपर्टी के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट को जानने से पहले। तो वो है, जब भी लाइट ट्रैवल करता है ना, वो उसके सामने कोई भी चीज आई तो वो रिफ्लेक्ट मार के फिर से डायरेक्शन चेंज कर देते, एंड कि लाइट ऑलवेज गेट रिफ्लेक्टेड व्हेन एवर एनी ऑब्जेक्ट कम्स अलोंग इट्स पाथ। तो इसी कारण से हमें टेलीस्कोप में सभी ग्रह दिखते हैं, नहीं तो नहीं दिख सकते थे। और एक प्रॉपर्टी है जो लाइट का फोटॉन जो होता है, वो एनर्जी को हीट के फॉर्म में स्टोर करते हैं, यानी कि दे स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये दोनों प्रॉपर्टी को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा ना दोस्तों। तो आगे चलेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, कोई ग्रीन हाउस जैसे कोई घर होते हैं क्या? एब्सोल्युटली होते हैं गाइस। कोल्ड कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, कनाडा जैसे कोल्ड कंट्रीज में हाई टेम्परेचर में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वो लोग उगाए नहीं जा सकते उन कंट्रीज में, तो वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे ग्रीन हाउस बनाते हैं, यानी कि एक ग्लास हाउस बनाते हैं। एक ग्लास का एक प्रॉपर्टी, अनोखा प्रॉपर्टी एक ये है कि वो बाहर से आते हुए सन रेज को अंदर आना देते हैं, लेकिन अंदर आने वाले जो सन रेज होते हैं ना, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद बाहर जाने पर रोक देती है हमारे ये ग्लासेस। तो ये रोक के फिर से अंदर रिफ्लेक्ट करा देते हैं। तो ये क्या करते हैं, बाहर से आते हुए रेज़ को अंदर एंटर करने देते हैं, लेकिन अंदर से बाहर जाने नहीं देती। तो ऊपर से आते ही क्या हो जाता है, अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कैसे कि एक प्रॉपर्टी की मदद से, जो है लाइट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो तभी ये लोग आसानी से ग्रो कर सकते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स व्हिच विल ओनली ग्रो इन हाई टेम्परेचर। तब क्या हुआ, अंदर का जो टेम्परेचर था बाहर से ज़्यादा अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो आसानी से वो लोग बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैकेनिज्म एक्चुअली कैसे हो रहा है ये देखने के लिए मैं एक विजुअल डायग्राम क्रिएट किया हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ना रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड, को ग्रीन हाउस समझिएगा, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में था। तो जब भी सन रेज एंटर करते हैं ना ग्लास के अंदर, तो ये ग्लास का प्रॉपर्टी ये है कि बाहर से आते हुए सन रेज को अंदर एंटर करने का इजाज़त देता है, लेकिन अंदर एंटर होते हुए लाइट रेज़ रिफ्लेक्ट होने के बाद उनको बाहर जाना नहीं देता, वही अंदर उनको रख देती है। तो अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वहाँ हम आसानी से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। तो दोस्तों, उसका और हमारे धरती से क्या रिलेशन है, ये जानने के लिए फिर से एक विजुअल डायग्राम क्रिएट किया हूँ। ये देखिए कि जब भी सन से
लाइट रेस धरती के ओर आते हैं तो उनको ओजोन लेयर से फेस करना पड़ेगा। तो ओजोन लेयर क्या करता है कि अल्ट्रावायलेट रेस को प्यूर करता है और बस इंफ्रारेड और विजिबल रेस को आगे जाने का परमिशन देता है। तो आगे जाते हुए हमारे जो इंफ्रारेड और विजिबल रेस धरती से टक्कर मारते हैं तो टक्कर मारने के बाद फिर से रिफ्लेक्ट होके बाहर जा रहे होते हैं। तो तभी हमारे जो ग्रीन शेड में दिया हुआ होना ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं उनसे अंदर फिर से रिफ्लेक्ट करता है कि जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखे जो ग्लास ने कैसे किया वैसे ही हमारे ग्रीन हाउस गैसेस भी कर देते हैं और लाइट रेस को अंदर की ओर रिफ्लेक्ट करा देती है और हम देख सकते हैं कि ऊपर से आते ही आ रहा है सन रेस और अंदर से बाहर जाते हुए रेस को फिर से अंदर रिफ्लेक्ट करा रहे हैं। तो क्या मतलब हुआ अंदर का सन रेस ज़्यादा हुए तो टेम्परेचर बढ़ गया। तो इसी कारण से टेम्परेचर बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीज़न हो सकता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस आर दोज गैसेस व्हिच कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट दोस्तों। यही था हमारा वीडियो का असली स्वाद यानी कि मेन पॉइंट। तो दोस्तों एक्चुअल ग्रीन हाउस इफेक्ट का डेफिनेशन क्या है? तो यह है greenhouse effect is the naturally occurring effect that warms the surface of the atmosphere due to the trapping of sun rays by the action of gases in atmosphere. Example, carbon monoxide, carbon dioxide, nitric oxide, chlorofluorocarbons, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड एक्सेट्रा यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स भी। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस आर दोज गैसेस व्हिच कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये तो आपको मैं पहले ही बता दिया था। तो दोस्तों यहाँ इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो आपके लेफ्ट साइड में है ना वो नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि वहाँ आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर पे ग्लोबल वार्मिंग उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वही आपके राइट में देखें तो यहाँ हम ह्यूमन जो कॉज किए हैं यानी कि फैक्ट्रीज लगाने के बाद बहुत ही ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हुए, इसलिए यहाँ और फॉसिल फ्यूल्स भी प्रमुख पात्र है इसमें। इसी कारण से यहाँ देख सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया और ज़्यादा सन रेज़ को ट्रैप करने के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा हुआ तो ग्लोबल वार्मिंग भी ज़्यादा हुआ। यही कारण है उसका। और ये इमेज बहुत है दोस्तों। तो उसके बाद मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ जो है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे धरती के लिए एसेंशियल है क्या? एसेंशियल है या नहीं? एक्चुअली मैं बोलता हूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दोस्तों। मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में यानी कि पहले ही पूछ लिया था कि मिलियन ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स कैसे सर्वाइव हो सके। ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ है क्योंकि बिना ग्रीन हाउस इफेक्ट का हमारे धरती का टेम्परेचर कितना होता था? -18 डिग्री सेल्सियस यानी कि -18 डिग्री सेल्सियस। उतना कम टेम्परेचर में तो कोई भी जीवी जीवित नहीं रह सकता है कि नहीं? हाँ, इसलिए हमारे ग्रीन हाउस गैसेस एवोल्यूशन होने के बाद हमारे ग्रीन हाउस गैसेस क्या किए, हमारे धरती का नॉर्मल टेम्परेचर को 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ कर दिया दोस्तों। इसी कारण से बहुत ही स्पीशीज़ को बहुत हेल्पफुल हुआ कि वो टेम्परेचर में क्या हमारे स्पीशीज़ आराम से रहने और पालन-पोषण हुआ इस टेम्परेचर में। तो greenhouse effect is very essential for all organisms that are living on earth. Problems caused by the greenhouse effect है ना, that is very disastrous. तो दोस्तों प्रॉब्लम्स जो इन ग्रीन हाउस गैसेस ने किए हैं वो हमारे धरती के लिए बहुत डिजास्टरस है। इसी कारण से हम आजकल क्या कर रहे हैं कि इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और कॉज्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस? तो प्रमुख प्रॉब्लम है वो हमारे मेल्टिंग ऑफ पोलर आई कैप्स ऑन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इसी कारण से ग्लोबल सी लेवल भी बढ़ रहा है। ग्लोबल सी लेवल बढ़ने से सुनामी occurs in uneven places और जापान में कितने बार सुनामीज हुए ग्लोबल सी लेवल का राइज होने के कारण है।
और मेन रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज अवर ग्रीन हाउस इफेक्ट दोस्तों। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही हमारे धरती के अंदर ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ रहा है कि कुछ स्पीशीज उसको सह नहीं पा रहे और एक्सटिंक्शन में आ चुके हैं एक्सटिंक्शन में आ चुके हैं। वाइल्ड फायर्स ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर। वाइल्ड फायर्स इट इज कॉमन क्योंकि इंक्रीज टेम्परेचर में तो आसानी से फायर कैच हो सकता है। जो हमने देख लिए हैं कि 2 वर्ष में 2 बार कनाडा में जो वाइल्ड फायर हुआ, बहुत तो वाइल्ड को वो डिस्ट्रॉय कर दिया दोस्तों। हमारे देश में भी हुआ था, ये आप सभी को मालूम है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण है। और सम it may cause respiratory diseases because as we are creating क्योंकि फैक्ट्री से जो रिलीज होता है ना, जो मैनी केमिकल्स हम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स में भी यूज करते हैं और ऊपर से हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं, तो ये सभी हमारे रेस्पिरेटरी डिसीजेस कॉज कर सकते हैं, तो उनको कम यूज करना पड़ेगा दोस्तों। स्किन एलर्जी और कैंसर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब भी हमारे ओजोन लेयर जो है वो ओजोन होल यानी कि डिप्लीट हुआ, तो वहाँ अल्ट्रावायलेट रेज प्योर नहीं होते, डायरेक्टली एंटर्स द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। तब क्या हुआ, हमारे स्किन पे वो डायरेक्टली गिरा, तो स्किन एलर्जी क्या स्किन कैंसर होने का 100% चांसेस है दोस्तों। 100% चांसेस आर देयर दोस्तों। तो इसी वजह से हम इस पार्ट यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को आजकल बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी कारण से। तो लेट अस आल्सो स्टडी इट इन डेप्थ इन नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2। तो पार्ट 2 ग्रीन हाउस इफेक्ट में ला रहा हूँ आप लोगों के लिए। उसमें बस प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। और दोस्तों बस इतना ही नहीं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल लेवल में प्रोटोकॉल्स और ट्रीटीज भी लाए गए हैं। तो दोस्तों इसे कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स लाए हैं उसका इंफॉर्मेशन भी मैं दिया हूँ। तो पहला है क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो सिटी जापान में। इस प्रोटोकॉल को लाया गया 1992 में, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि बहुत देश इसे फॉलो करने से इनकार किए नहीं आया। तो 2005 में ये इम्प्लीमेंट हुआ। 150 प्लस कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस। तो दोस्तों फिर एक और भी ट्रीटी साइन हुआ है, वो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2016। यानी कि 2016 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है दोस्तों। इसको भी 150 प्लस कंट्रीज आर फॉलोइंग दोस्तों। तो उसमें प्रमुख पात्र निभा रहा है हमारे भारत। इसलिए भारतीय प्रजा होते हैं हम भी ये शपथ खाएंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस को हम कंट्रोल करने में हमारे पूरा मेहनत लगाएंगे। तो ऐसे बोलते हुए हमारे वीडियो अंत में आ गया हूँ।